हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राज्यसभा। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 21 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 22 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई नाम क्या है? प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई नाम है नरगिस दत्त। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम एआईडीएमके की राज्यसभा सदस्या थी जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। वैजंती माला बाली राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में से थी। देविका रानी चौधरी 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। डी ऑप्शन सही नहीं है। 24 नंबर है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प क्या किया जाए? राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प याद रखिएगा, एक संकल्प राज्यसभा के द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? सही जवाब है अनुच्छेद 249, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, डी ऑप्शन। 27 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो क्या पहला सही है? तो देखिए अगर बात करें तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है बताइए, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, दूसरा भी सही है। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा के द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा के किसी सिफारिश को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा
अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी, उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के द्वारा सिफारिशें की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धन विधेयक, याद रखिएगा। 30 नंबर है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तत्पश्चात लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा के तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। कौन सी पावर शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा के तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। तो देखिए अगर बात करें तो पहला है धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सही बात है। दूसरा, धन विधेयक के निरस्त्रीकरण या संशोधन के संबंध में, बिल्कुल। तीसरा भी सही है, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, बी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जो सही उत्तर है बी ऑप्शन है। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण और इसके निरस्त्रीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा के तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 312 के तहत। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, केवल दूसरा। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। अतः आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं होने के कारण पहला कथन असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इससे तात्पर्य है कि मंत्री परिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकेगी जब तक निचले सदन का उसमें विश्वास बना हुआ है, यानी लोकसभा मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, इसीलिए दूसरा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, इसीलिए तीसरा कथन भी सत्य है। 33 है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा
राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सही जवाब है। याद रखिएगा, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक या एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, यानी बी ऑप्शन। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा आदि अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना यानी जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यदि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से जो है संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। 35 निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो है आता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के संबंध में या अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 36 है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है बताइए। सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अत्यंतिक शक्तियां जो है प्राप्त हैं। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही जो है शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक जो है शक्तियां प्राप्त है। 37 यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है? याद रखिएगा, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्या यह सही है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा संसद भंग हो जाती है। बताइए क्या यह सही है? या इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कुछ नहीं होता, या प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए, यदि सरकार जो है राज्यसभा में पारित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होती है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो याद रखिएगा इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, जो लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। 39 है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है?
तो ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में 11, उड़ीसा और राजस्थान में 10, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एनसीटी, दिल्ली में 3, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी में प्रत्येक में जो है एक एक सीट अवेलेबल है। 40 नंबर है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। यानी दिए गए जो राज्यसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11। पहले आंध्र प्रदेश में 18 हुआ करता था, मध्य प्रदेश में 16, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 31, पूर्व में 34 था, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश से जो है 34 सीटें, याद रखिएगा। उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से क्या हुआ, सीटों की संख्या यहाँ घटकर 16 से 11 रह गई है। बिहार में यानी झारखंड बन जाने के कारण जो है सीटों की संख्या घटकर 16 रह गई है। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट, तेलंगाना में 7 सीट। चूंकि 2000 का है, चूंकि प्रश्न 2000 का है, इसीलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 34 सीटें थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश 18 और मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो 16 सीटों के योग के बराबर थी। 41 है, नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, जिनमें से कौन सुमेलित नहीं है। नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग कम कमेंट करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश 16। 42 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। मिलान कीजिए, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में कितना है, 11, पूर्व में 18 था। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11, पूर्व में 16 था। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में पहले 34 हुआ करता था, अब 31 है, पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में 12। तो इसका सही जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन नहीं है। 43 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो झारखंड में राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, झारखंड के राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 6 है। उत्तराखंड में कितना है, तो 3 है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कितना है, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में कितना, 7, यानी डी ऑप्शन। फोर्टी 41 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। राज्यसभा में जो राजस्थान राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राजस्थान से कितना है, राजस्थान से 10, गुजरात से 11, कर्नाटक से 12 और आपका रहा पंजाब, तो पंजाब से 7 सीटें, यानी सही विकल्प है विकल्प ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्य देखिए, राजस्थान से राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होते हैं 10 होते हैं, गुजरात से 11 हैं, कर्नाटक से 12 और पंजाब से 7। 45 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो गुजरात में 11 है, याद रखिएगा।
इसके बाद अगर बात करें तो गुजरात के बाद देखिए कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। कर्नाटक में 12 है। केरल में कितना है तो 9 है। केरल में 9 है। और उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में 10 है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9, उड़ीसा में 10। 46 है, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और केरल, यानी सी ऑप्शन। कर्नाटक राज्य में राज्यसभा की 12 सीटें, गुजरात राज्य में राज्यसभा की 11 सीटें, उड़ीसा राज्य में राज्यसभा की 10 सीटें, केरल राज्य में राज्यसभा की 9 सीटें हैं। इस प्रकार जो क्रम होगा कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन दिया गया है 18 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्यसभा में उसके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 11 रह गई है और 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हुई है। इसके बाद 48, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो जो मतलब कि दिए गए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या जो है छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4। याद रखिएगा। 49 है, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है बताइए। तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 3, पुदुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4 राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू और कश्मीर से 4। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 50 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? नहीं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता। परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, इसीलिए पहला कथन गलत है। अनुच्छेद 54 क के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसीलिए कथन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 51 है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, सी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है। 52 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
53 राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 54 निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। 56 है राज्यसभा के चेयरमैन है। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, कौन है? तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। 57 है राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ हैं। प्रश्नकाल में राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी थे। 58 राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के ऐसे सभापति थे, ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार मतलब कि इसके सभापति चुने गए थे। तो आपका जो त्रुटिपूर्ण कथन है ऑप्शन ए है। इसके बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अतिरिक्त मोहम्मद हामिद अंसारी 2 लगातार कार्यकालों का मतलब कि ये 2 कार्यकालों तक जो है ये अपने पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में सुशोभित किए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी अपने 2 कार्यकाल तक जो है ये राज्यसभा के सभापति रहे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अंतरिम संसद के द्वारा पारित हुआ था, जबकि पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। उस संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 8 सदस्य, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू और कश्मीर से 4 राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। अब तक कुल 3 अवसरों पर 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, 1978 में याद रखिएगा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर और 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुआ है। कब कब हुआ है आपको याद रखना है। तो 3 अवसरों पर, एक दहेज निरोधक विधेयक पर, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर और आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। 59 है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? तो याद रखिएगा 1952 में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संसद 2 सदनों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। 60 नंबर, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सही जवाब हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, यानी सी ऑप्शन। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में संसद के तहत कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, या तो पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के लिए पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके काफी सपोर्ट किया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।